एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लोहा का निष्कर्षण। तो कोई भी निष्कर्षण लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस जिस एलिमेंट के लिए निकालना होता है पहले उसका सिंबल लिखते हैं ना, ऐसा शुरुआत करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, यही ना होता है क्या, भूल गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 है या एटॉमिक नंबर। तो देखिए यहाँ आर्गन लिख दीजिए, तो इससे कितना हो गया 18, क्योंकि इनर्ट गैस का फुलफिल रहता है, पूरा पूरा भरा हुआ है, इसलिए हम लोग इनर्ट गैस लेते हैं। और यहाँ पर 4s2 3d6, देखिए चेक करके, ये हो गया 18 2 20 अच्छा 26, सही है ना। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण अयस्क के बारे में लिखते हैं, इम्पोर्टेंट कोर्स ऑफ आयरन, इम्पोर्टेंट कोर्स ऑफ आयरन, लोहा के महत्वपूर्ण अयस्क, महत्वपूर्ण अयस्क। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट में अगर आप देखें तो आप ऐसे किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन अयस्क जो होता है उसको हम लोग प्रयास करते हैं सबसे पहले लिखें। तो हेमाटाइट होता है इसका, हेमाटाइट, हेमेटाइट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3। ठीक है, दूसरा में अगर आप देखें मैग्नेटाइट लिखते हैं, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हाँ Fe3O4, सही है। उसके बाद चौथा नंबर में आप आइए, चौथा नहीं सॉरी तीसरा ना, पहले तीसरा, तीसरा में सीडे राइट, सीडे राइट, सीडे राइट, क्या फॉर्मूला होता है, FeCO3, यही ना होता है, हंस रहा है। उसके बाद चौथा नंबर में आयरन पायराइट भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आयरन पायराइटर होता है ना, इसमें तो लोहा का मात्रा बहुत कम होता है, नहीं आप उसको भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं, सीक्वेंस बना रहे हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। के बाद आप लिख सकते हैं लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनी का क्या होगा, लिमोनाइट, इसका है Fe2O3 इंटू 3H2। अगर आप आयरन पायराइट लिखते हैं, आयरन पायराइट, तो इसका क्या आएगा,
आयरन पायराइट का, इसको यहाँ पर भी लिख देंगे आयरन पायराइट, ये हो जाएगा FeS2। तो ये है जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है किसका, आयरन का। इतना तो आप जिसके लिए भी आपको पूछा जाएगा, जिस एलिमेंट के लिए, तो उसको आप उसका जो महत्वपूर्ण अयस्क है, कम से कम 3 महत्वपूर्ण अयस्क तो याद रहने ही चाहिए। चलिए इसको ऊपर बढ़ाएं स्लाइड को। चलिए ऊपर बढ़ाते हैं यहाँ। अब यहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू करें। इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद एक्सट्रैक्शन है ना, निष्कर्षण अब शुरुआत करें। निष्कर्षण, देखिए इसका जो मेन अयस्क है क्या है, मुख्य अयस्क हेमेटाइट का जो मेन अयस्क है वो क्या होता है, हेमेटाइट। यानी इसको आप कह सकते हैं चीफ ओर या मेन ओर, ऐसे भी लिख सकते, मेन ओर ऑफ आयरन, लोहा का मुख्य अयस्क होता है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसमें कई प्रकार के इम्प्यूरिटीज होते हैं। पहले इसको क्या करते हैं, क्रश करके छोटा छोटा टुकड़ा में बदल लिया जाता है पूरी तरह से उसको, या हैमरिंग करके आप कह सकते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बारीकी चूर्ण कह सकते हैं, ऐसा कर लिया जाता है। और उसको उसके बाद हाँ उसको सेपरेशन मेथड के द्वारा, ये ग्रेविटी सेपरेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन है ना। देखिए अगर भारी करना उसमें और भी बहुत सारे, देखो जैसे अगर इससे कम डेंसिटी वाला कोई पदार्थ है तो जो तेज जल का जो प्रवाह है उसके द्वारा, मतलब जो आप देखे थे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जो है क्या, हाँ हाइड्रोलिक, हाइड हाँ हाइड क्या लिखे थे, हाँ हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड जो होता है, सही वही है। तो उस मेथड के द्वारा उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। और चूंकि लोहा जो होता है, ये जो मैग्नेट हेमेटाइट है वह कैसा है, मैग्नेटिक सबस्टांस। ठीक है, और इसमें जो अदर इम्प्योरिटीज होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं। तो जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं तो उसको कैसे सेपरेट कर लिया जाता है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा। तो आइए समझते हैं इस, देखिए सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे इट इज मेनली extracted from hematite it is mainly extracted hematite और इसका फॉर्मूला भी यहाँ लिखेंगे Fe2O3। इसे मुख्यतः किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, हाँ तो लिखेंगे इसे, हिंदी में भी लिखना है, इसे मुख्यतः हेमेटाइट, इसे मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क
इसे मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से निष्कर्षित किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है या करते हैं। ठीक है, इससे हेमेटाइट से इसको निष्कर्षित करते हैं। अब जब हेमेटाइट से इसका निष्कर्षण हो रहा है उसमें कई स्टेप्स होंगे, नहीं? तो उसके बाद हम लोग का जो अगला पॉइंट बनेगा उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन from their ore involving following steps, निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं, नहीं? लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण, लोहा का निष्कर्षण उसके अयस्क से करने पर निम्नलिखित पद शामिल होते हैं या सम्मिलित होते हैं या भाग लेते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला क्या आएगा? वेरी गुड, पहला सबसे पहला आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण, अयस्कों का सांद्रण। सबसे पहला जो हम लोग क्या यूज करेंगे, अयस्कों का सांद्रण। अब देखो, जो अयस्क को हम लोग सांद्रित करते हैं, यहाँ पर दो तरह का जो मेथड आप जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। सल्फाइड अयस्क रहता है तो उसमें तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फेन प्लवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें आप ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर लिख सकते हैं ore is concentrated by ore is concentrated by gravity separation method, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये कब इसका इस्तेमाल करते हैं? जब और भारी होता है और इसमें उपस्थित अयस्क इम्प्यूरिटी जो होते हैं वो हल्का होता है ना? क्या लिखा यहाँ पर? हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, गुरुत्व पृथक्करण, विधि के द्वारा अयस्क को सांद्रित किया जाता है, अयस्क को
सांद्रित किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा। और ये कब होता है? जब यहाँ पर देखिए जो आपके पास ओर होता है, ओर, इसके पास इम्प्यूरिटीज होगा, इम्प्यूरिटीज, जिसको आप गैंग कहते हैं। क्या? और इसके साथ इम्प्यूरिटी है ना। अगर ये जो है ये भारी है, मतलब ये हैवियर है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बस इसको मिटा दो। ये और प्लस इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी, तो हम ये क्या लिख रहे हैं कि ये और इसका जो डेंसिटी है हाई डेंसिटी है, भारी भी लिख सकते हैं, हाई डेंसिटी। और ये क्या है? ये क्या है? लो डेंसिटी वाला। ठीक है। या आप कह सकते हैं लाइट, हल्का, हल्का है। तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का कब इस्तेमाल करते हैं? इसी में यहाँ पर लिख देते हैं कि if ore is magnetic substance, magnetic substance, if ore is magnetic substance and impurities are non-magnetic substance, non-magnetic substance, then if ore is magnetic substance and impurities are non-magnetic substance, then magnetic separation method is used। तब क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। अच्छे ढंग से लिखिएगा, साफ साफ लिखने का प्रयास करिए। ऊपर बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नीचे। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे यदि, अभी नहीं पूरा हुआ है, चलो पूरा करो पहले उसके बाद।
चले नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, पहले इसको हिंदी में यहाँ पर लिखो तो, यदि अयस्क चुंबकीय पदार्थ यदि अयस्क चुंबकीय पदार्थ तथा अशुद्धियां अचुंबकीय पदार्थ होता है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हेमेटाइट जो होता है वह किस प्रकार का अयस्क है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेमाटाइट, और इसके साथ इम्प्यूरिटीज तो जो हेमेटाइट होता है Fe2O3 ये होता है मैग्नेटिक सबस्टांस, और इम्प्यूरिटी जो है ये नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस। तो जैसे ही नॉन मैग्नेटिक सबस्टांस है और मैग्नेटिक सबस्टांस है तो क्या यूज किया जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आएगा, दूसरा ना, हाँ, अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन आएगा। किसमें कन्वर्जन आएगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए समझिए दो तरह का मेथड आप जानते हैं, क्या जानते हैं, एक कैंसिलेशन और रोस्टिंग। कार्बोनेट अयस्क जो होता है वह रोस्टिंग का प्रोसेस उसमें अपनाया जाता है। नहीं, अच्छा, रोस्टिंग इसलिए भी क्योंकि वायु के प्रेजेंस में यहाँ पर जो FeO बनता है, हाँ ना, FeO वो Fe2O3 में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कुछ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ऐसे भी होते हैं जैसे सल्फर होता है, या फिर आप देखिएगा फास्फोरस होता है। इसके साथ जो है सल्फर, फास्फोरस, कई ऐसे अवांछित पदार्थ हैं जो मिला हुआ रहता है, और वो क्या होता है, रोस्टिंग के थ्रू वायु के प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वायु की उपस्थिति में, हाँ, ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस बन करके ऐसो, जैसे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है ना, इस तरह से वो बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से आता है, अगर मान लेते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस, रोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर आएगा निस्तापन या हर्जन। वहां पर जब इम्प्यूरिटी, इसके साथ जो इम्प्यूरिटी है, समझिएगा हमारी बात, इसके साथ यदि इम्प्यूरिटीज है तो उस इम्प्यूरिटीज को बाहर किया जाता है ना। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से आप इस तरह से देखेंगे कि अगर ये Fe2O3 है और इसके साथ मान लीजिए कि जलवाष्प वगैरह है, तो पहले ये इसका जो जलवाष्प है
ये सब क्या होगा, बाहर हो जाएगा। नहीं, इसके साथ जो उपस्थित होगा ये जैसे ही हीट करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। अगर अगर मान लीजिए कि इसमें ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, मतलब सिंपल आप देख रहे हैं कि अगर इसमें जलवाष्प की मात्रा, तो जलवाष्प जो होता है वो कहते हैं वोलाटाइल इम्प्यूरिटी जो होता है, वोलाटाइल इम्प्यूरिटी है ना, ये वोलाटाइल इम्प्यूरिटी रिमूव्ड हो जाता है, रिमूव्ड हो जाता है। यदि इसमें सल्फर, थोड़ा ही मात्रा में सल्फर उल्फर है तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो सिंपली हम आप लिख यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो कंसंट्रेटेड ओर है, कंसंट्रेटेड ओर, सांद्रित अयस्क जो है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। अगर इसमें उपस्थित मान लीजिए कि कोई सल्फाइड वगैरह भी है तो वो बाहर हो जाएगा, तो उसके लिए रोस्टिंग का प्रोसेस अपनाएंगे। अगर कार्बोनेट है, पहले तो यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरीका है ये, कैल्सिनेशन, पहले यहाँ पर इसको मिटा दें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग, अगर मान लीजिए कोई कार्बोनेट का मात्रा, अगर मान लीजिए कि FeCO3 है, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है, तो ये यहां से विखंडित होकर के क्या बना देगा, FeO प्लस CO2। देखो तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, तो FeO, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो ये तो हो गया, देख रहे हैं ना कि हीट कर दे तो ये हो गया कैल्सिलेशन, नहीं। और यदि यदि मान लीजिए कि ये FeO है, इसको O2 से क्रिया करा, देखिए O2 ये जो बना है, इसको O2 से ऑक्सीजन का सप्लाई इसको मिलता है, तो ये बनाता है Fe2O3, ये आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करने के देखिए यहाँ 2 है और ये कितना है, 3 है, कितना लगाएंगे यहाँ, हाँ यहाँ 2 लगाएंगे, तो 2 लगाएंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो कहाँ से पूरेगा, इसको 2 अगर लगाइएगा तो 3 दूना 6 हुआ, और यहाँ 4 लगे, 4 2 6 हो गया, और इसका भी पुर गया, नहीं है 2 2 4 नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस आया ये क्या लग गया है, रोस्टिंग आ गया, ठीक है ना। वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई सल्फर वगैरह है, देखो ये किस में, सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। अगर सल्फर है उसमें तो सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में हो जाएगा, ठीक। तो मेन काम हम लोग क्या करते हैं, जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको कन्वर्ट करके किस में, मेटल ऑक्साइड में बदलते हैं। और उसमें जितने भी इम्प्यूरिटीज हैं, वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज हो या अदर कोई भी इम्प्यूरिटीज है, वो सब क्या हो जाता है, वहां से बाहर हो जाता है। अगर कोई सल्फाइड वाला है तो वो किस में, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई जलवाष्प के कण है तो वो वेपर बन जाते हैं, क्लियर है। कार्बोनेट है तो क्या ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। लिखिए इसको जल्दी से, कोई फोन आएगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत है? इसमें अगर नमी है तो नमी क्या होगा, बाहर हो जाएगा। सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए ऑक्सीजन के साथ ही किसमें, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर कोई मान लीजिए आर्सेनिक है, आर्सेनिक अगर है तो ये क्या करें, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। अगर आर्सेनिक है तो ये AS2O3। अगर कोई फास्फोरस है, फास्फोरस किस में आए, P4O10। तो बैलेंस करो, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ यदि 2 लगाएंगे तो ये हो गया 3 दूना 6, यहाँ 3 और यहाँ 4, 4 ना। इसमें इसका तो आ गया, ये जो है 10 है तो यहाँ 5 लगा देंगे, तो ये सब क्या हुआ, रिमूव्ड हो जाते हैं, रिमूव्ड। पहले ये सब यहाँ बनता है और इसको रिमूव्ड कर लिया जाता है। थोड़ा सा तेजी से लिखिए। अब आएगा तीसरा पॉइंट, स्मेल्टिंग, प्रगलन का कार्य। और ये एक विशेष प्रकार के डिजाइन ब्लास्ट फर्नेस में होता है, जिसको वात्य भट्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं, वात्य भट्ठी कहते हैं। और इसमें जोन बाय जोन किस तरह से अभिक्रिया होता है ये लिखना है, मेन रूप से यही है। इसी में अभिक्रिया का ज़्यादा जो रिएक्शंस का भाग जितने भी संपन्न होते हैं पूरे प्रोसेस, उसको लिखना है। क्योंकि इसमें आयरन में क्या है, जो हेमेटाइट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो ऑक्सीजन को जैसे ही रिमूव करिएगा, ये प्रोसेस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, अवकरण होता है। तो इसका मतलब इसमें पूरा प्रोसेस में क्या होगा, अवकरण होगा। तो चलें पॉइंट नंबर 4, हाँ 3 ना, हाँ 3 नंबर होगा, यहाँ लिख देंगे 3 नंबर होगा, स्मेल्टिंग। इसको बोलते हैं प्रगलन। लिखिए हेडिंग, स्मेल्टिंग, प्रगलन। ठीक है, देखिए ये एक विशेष प्रकार के भट्ठी में होता है। यहाँ लिखेंगे इट इज कैरीड आउट, कैरीड आउट in especially designed furnace. It is carried out in a specially designed furnace is called as blast furnace. Blast furnace यह एक विशेष प्रकार से, विशेष प्रकार, यह एक विशेष प्रकार के निर्मित भट्ठी
विशेष प्रकार की भट्ठी में संपन्न होता है, संपन्न होता है या संपादित होता है, उसे वात्य भट्ठी क्या कहते हैं? वात्य भट्ठी कहते हैं। ये स्पेशली डिजाइंड फर्नेस में होता है जिसे हम लोग वात्य भट्ठी कहते हैं। इसमें लाइमस्टोन, कोक और अयस्क को, जो सांद्रित अयस्क हो गया, निस्तापित अयस्क हो गया, उसको मिला करके रख देते हैं। और ये एक विशेष प्रकार के डिजाइंड फर्नेस में होता है। इस तरह के देखिए लास्ट फर्नेस, देखिए ये इस प्रकार का एक भट्ठी है और इसमें देख रहे हैं कि और कोक और लाइम स्टोन, मतलब यहां पर जो आप देख रहे हैं ये जो है लाइम स्टोन है। बता देते हैं इसको थोड़ा सा, पहले आप यहां पर समझिए। तो ये लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके साथ इसमें मिला करके रखा जाता है। इसको लिखने का मौका दिया जाएगा आपको, उसके लिए टेंशन मतलब फिर बड़ा भी करेंगे। पहले इसको आप यहाँ पर इसको लिखिए। ये हो गया। अब इसमें देखिए कई जोन में बटा हुआ है। रिडक्शन जोन है, सेंट्रल जोन है, फ्यूजन जोन है, कंबसन जोन है। तो किस जोन में किस तरह का रिएक्शन होता है ये हमें लिखना है ना। किस जोन में किस तरह का रिएक्शन होता है ये लिखना है। तो इसको फिगर के लिए आप अपने कॉपी में जगह छोड़ लीजिए, ठीक है ना। पहले रिएक्शंस को समझ लीजिए, फिर आप उसको अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला हम क्या बोले, हाँ इसको लिख, इस जो ये जो लाइन है इसको यहाँ, ये जो इसको जो हम लोग बोलते हैं इसको वात्य भट्ठी कहते हैं। हिंदी में वात्य भट्ठी कहते हैं और इंग्लिश में इसी को ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, ठीक है। वात्य भट्ठी एक विशेष प्रकार का, देखिए ये जो है पहले आप देख रहे, ये जो स्टील के द्वारा सील्ड होता है, इसके ऊपर वाला जो होता है ये भाग, और ये आप देखेंगे कि इसमें हाँ फायर रेसिस्टेंट जो ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स मतलब समझते हैं ईंट, उसका इस्तेमाल किया जाता है। हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर यहाँ से इसमें डाला जाता है। जो मोल्टेन होता है, मेटल होता है, वो नीचे की तरफ निकल जाता है, मतलब नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। वही जो पिग आयरन होता है जिसको आप बोलते हैं कि कच्चा लोहा, हाँ, फिर उसको ढलवा लोहा में बदला जाता है। और उसके बाद अंतिम में जो उसी ढलवा लोहा के बाद हम लोग जिसमें कार्बन का जो मात्रा है अपेक्षाकृत उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, किससे? कच्चा लोहा से। और तब हम लोग उसको पिटवा लोहा में बदल देते हैं। और वही लोहा जो आप देखिए, लोहा जो है ना वो किसी भी देश के लिए, लोहा का जो आप कह सकते हैं कि ये किसी भी देश के लिए एक प्रकार का रीढ़ है, नहीं है। अगर बिना लोहा का देख रहे हैं कि कोई पुल पुलिया बनेगा, बहुत बड़ा अलग अलग प्रकार के आप देख रहे हैं कि जो विकास का कार्य हो रहा है, नहीं, तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो सबसे पहले जोन बाय जोन हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि आप रिएक्शन लिखने का। तो देखो हम इसको अलग अलग जोन में देखो रिएक्शन, अगर देखो टेम्परेचर को टर्म में ही कहा जाता है, उसी को जोन बाय जोन लिखते हैं। तो जोन बाय जोन लिखने से क्या होगा कि आपको ज्यादा आसानी से याद रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो रिडक्शन जोन लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। पहले लिखिए, इसका जगह छोड़ दीजिए, हाँ फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए, हाँ जगह छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हाँ तो ये तो वात्य भट्टी वहां पर भी बनाना पड़ेगा। वात्य भट्टी आपको छोड़िएगा तो गड़बड़े हो जाएगा। हाँ वहीं पर तो सब रिएक्शन को दर्शाता है। चलिए पहला पॉइंट लिखिए ना। हाँ हम भेज देंगे, वो तो है ही, वो तो रहेगा ही। देखो तुम अपने में बात करना शुरू कर दिए तो हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, इसका रिडक्शन जोन देखिए, हाँ
ये जो होता है लोअर टेम्परेचर वाला भाग होता है। ये जो होता है वो लोअर टेम्परेचर वाला भाग होता है। तो हम लोग अलग अलग जोन में इसको बांट करके लिखेंगे। ए नंबर में रिडक्शन जोन, रिडक्शन जोन, देखो रिडक्शन जोन, इस जोन का मतलब क्या लिख सकते हैं, अवकरण क्षेत्र, अवकरण क्षेत्र। ये जो क्षेत्र हो गया सबसे ऊपर वाला अवकरण क्षेत्र, और ये लोअर टेम्परेचर वाला भाग होता है। कैसा होता है, लोअर टेम्परेचर वाला भाग। अब इसमें जो लोअर टेम्परेचर होता है लगभग इसमें 400 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को केल्विन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल देंगे तो लगभग 600, मतलब 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 673 केल्विन। देखिए यहाँ पर वही इंकित है, ये जो भाग देख रहे हैं 673 केल्विन। इसको अगर आप अपने बुक में देखिएगा तो उसको अगर आप, तो दिया हुआ है 600 से लेकर के कितना टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है, 500 से लेकर के 800 केल्विन, ठीक है। और हाँ 500 से लेकर के 800 केल्विन है, ठीक तो है, वही तो है। 400 वाले में हम लोग का काम करना है अभी, ठीक है। 600 से लेकर के, वो भी आप लिख सकते हैं, वैसे भी रेंज बाय रेंज भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो है इसमें क्या होता है, ये Fe2O3, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके साथ रिडक्शन का क्रिया करके इसको, पहले इसको बदलता है क्या, Fe, यहां पर लिखेंगे क्या, Fe3O4 अब प्लस, यहाँ आ जाएगा क्या, कार्बन ऑक्सीजन, ये आ जाएगा। देखो तो बैलेंस है क्या, नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करो तो, बैलेंस करेंगे ना तो क्या आएगा, यहाँ 2 लगा दें, 3 दूना 6 हो गए, तो यहाँ 3 दूना 6 हो गए। ऑक्सीजन देखो तो 9, आइए 4 दूना 8 और 2 10 हो गए, आइए को यहाँ भी है ना। अब ये अगला स्टेप में जो यहाँ पर Fe3, अब इसको अलग कलर चेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा क्या, Fe3O4 प्लस इसको भी कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये बना देगा क्या, FeO प्लस CO2। अब यहाँ से देखो तो बैलेंस करो क्या आएगा, ऑक्सीजन 4 1 5 है, इधर कितना है 3 है, तो अगर यहाँ 3 लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसी जोन में, इसी जोन में इसमें लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट भी आप डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा सा इसको और ऊपर बढ़ाते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो CaCO3, जब इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर ये जो Fe, यहाँ पर देखो ये जो आपके पास आया FeO, फिर ये इससे क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसके अंदर कोक मिलाया जाता है, और वही ना बेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और कोक ना है, क्या मिलाते हैं, को FeO को, जो सॉरी ठीक तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो है, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर की तरफ आ रहा है, देख रहे हो ना इस जोन में, ये देखिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कोई नाइट्रोजन का भी है, कोई अवशिष्ट वेस्टेज गैस इसको बोलते हैं, ऊपर की तरफ जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसको अब किस में कन्वर्ट कर देता है, फाइनली आयरन में, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड। देखो तो इसमें क्या आएगा, बैलेंस है, हाँ तो ठीक है, इसमें 1 2 तो 2 है, तो यहाँ पर जो बनता है ये जो आयरन,
यही आयरन पिग आयरन होता है। और ये ऊपर से देखिए, जो चूंकि ये जो हैवी ना होता है, तो वो ऊपर से क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आकर बैठ जाते हैं, यहाँ गल जाता है। सबसे ये जो नीचे वाला भाग में फ्यूजन स्टेट में मेल्ट कर जाता है। मेल्ट मतलब क्या, गलित हो जाता है, गलित अवस्था में चला आता है। और सब ये जो कंबसन जोन है, यहाँ पर कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन का पदार्थ है, कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा। ये कंबसन जोन होता है उसको, है ना। उसके बाद एक बीच का जो जोन जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल जोन, पहले लिखो इसको, उसके बाद फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले ही बात बोले हैं ना आप, उसको लिखने के लिए थोड़ा सा समय कम है, इसलिए पहले उसका जगह छोड़ दीजिएगा। हाँ, अच्छा, ये जो ये क्रिया जो होगा ना, ये होगा सेंट्रल जोन। ये जो देख रहे हैं, एक मिनट बातचीत मत करो। ये होगा सेंट्रल जोन में, यहाँ पर आपको इसको लिखना होगा बी नंबर। ये हो जाएगा सेंट्रल जोन में, ये क्रिया इसमें होगा सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में केंद्रीय क्षेत्र इसको बोलते हैं, केंद्रीय क्षेत्र में। और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड बना था, ये देखो कैल्शियम का ऑक्साइड, ये ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो इसमें सिलिका के साथ, यानी इसके में जो फ्लक्स यूज करते हैं, तो उस फ्लक्स के सहारे ये कैल्शियम सिलिकेट में बदल जाता है और ये स्लैग होता है। किसमें आता है, कैल्शियम सिलिकेट, ये स्लैग के रूप में बाहर हो जाता है, तो स्लैग बोलते हैं। ठीक है। और फ्यूजन स्टेट में, जो फ्यूजन की अवस्था है, उस स्टेट में कार्बन और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फ्यूजन के स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, किस में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, और आयरन का मेल्टिंग होने लगता है। हो गया। इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा सी नंबर, सी, बातचीत नहीं करो। देखो ये जोन बाय जोन बटा हुआ है ना, जिससे कि आपको आसान होगा। ठीक है। ये अगला है फ्यूजन जोन, या जोन ऑफ फ्यूजन भी लिखा जाता है, फ्यूजन जोन। बातचीत नहीं करो तुम लोग, बातचीत में लग जाता है। ये होता है पिघलने वाला क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र होता है, पिघलने वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हाई टेम्परेचर होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो कोक मिलाया गया है, इस कोक के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है, और आयरन जो होता है वह मेल्ट करने लगता है ना, मेल्टिंग ऑफ आयरन टेकिंग प्लेस यहाँ पर इसी क्षेत्र में।
में अगर इस तरह से लिखे हैं तो इसको अभी भी है ना, यहाँ पर है मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ आयरन टेकिंग प्लेस। ठीक है, आयरन पिघलने लगता है। लॉन होगा, पिघलने लगता है। इस क्षेत्र में आयरन क्या होता है, पिघलने लगता है। और जो सबसे अंतिम क्षेत्र है उस कंबसन जोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये कंबसन जोन होता है, सबसे अंतिम जोन। यानी कार्बन जो है, कार्बन अगर है तो जल करके इसको बोलते हैं कंबसन। कंबसन जोन, कंबसन जोन, दहन का क्षेत्र, दहन का क्षेत्र। इस जोन में कार्बन ऑक्सीजन के साथ, ये कार्बन कोई भी कार्बनिक पदार्थ है वो जल करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाए। और जो आयरन हमारे पास प्राप्त हुआ, Fe जो ऑब्टेन होता है वो कैसा होता है, पिग आयरन होता है। कैसा होता है, पिग आयरन। यानी हमारे पास अब ये पॉइंट नंबर, ये तो हो गया पूरा रिडक्शन का काम हो गया, किस में, स्मेल्टिंग का प्रोसेस तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर में, चौथा नंबर पॉइंट लिखिए किसको, तो ये तो सब सामने है। चौथा नंबर देखिए, यहां पर पॉइंट लिखेंगे 4 नंबर, आयरन ऑब्टेन्ड, लिखो ना, आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन, पिग आयरन। जो आयरन आपका प्राप्त हुआ है कहाँ से, वात्य भट्टी से, वो किस प्रकार का आयरन है, पिग आयरन। इसमें कार्बन जो है, कार्बन का जो प्रतिशत है वो कितना है, 3.1 से लेकर के 4.5% तक कार्बन है, इतना कार्बन होता है। जिसके वजह से ये इसमें कार्बन है तो अशुद्धियां है नहीं, इस जोन में किस में, पिग आयरन जब प्राप्त होता है तब इस पिग आयरन को कन्वर्ट करके कास्ट आयरन में लाया जाता है। इसको और अगेन मेल्ट करके इसको किस में लाया जाता है, थोड़ा सा इधर ऊपर मिटा दे, ये मिटा देते, यहाँ से। अब ये जो पिग आयरन है, इस पिग आयरन को कन्वर्ट करके कास्ट आयरन में लाया जाता है। कास्ट आयरन, यानी इसको अगेन मेल्ट किया जाता है जिससे कि ये कास्ट आयरन में आता है। और ये जो आयरन होता है इसमें भी जो कार्बन का प्रतिशत होता है, कास्ट आयरन, ये इसमें भी कार्बन का प्रतिशत होता है 2 से लेकर के 3%। कार्बन कितना होता है इसमें, 2 से। इसके अलावा और भी इम्प्योरिटी होता है ना, जैसे सिलिका हो गया, सल्फर हो गया, है ना,
फॉस्फोरस हो गया, ETC, अदर इम्प्यूरिटी। लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा हो गया, है ना, ये जो पिग आयरन से इससे थोड़ा सा अच्छा लोहा बन जाता है। और सबसे लास्ट में जो कास्ट आयरन से बनाया जाता है आयरन, इससे कन्वर्ट करके लो आयरन बनाया जाता है। ये होता है, या मेवेबल आयरन भी इसको बोलते हैं, ये होता है पिटवा लोहा। हाँ, लोहा, ठीक है। और ये सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन का सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म में से है। और इस पिटवा इसलिए क्योंकि पीट पीट करके, यही जो कि गेंद आकार का होता है, और उसको, है ना, हथौड़ा से पीट पीट करके उसमें जो जो भी ऊपर का जो पदार्थ होता है, जो अशुद्धियां वगैरह, वो और हट जाता है। यही लोहा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसी से फिर ये जो है, इसके बाद स्टील भी आप सुने तो स्टील में भी थोड़ा मात्रा में सल्फर वगैरह रहता है। स्टील, कार्बन का भी मात्रा उसमें, इसमें कार्बन जो है लगभग 0.5 से लेकर के 1.2% के आसपास रहता है। मतलब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है किसका? आयरन का। आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म यही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिटवा लोहा। और ये हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। क्या बोला? मोर प्योर तो लिख सकते हैं, प्यूरेस्ट फॉर्म हम लिख दिए तो कोई ऐसा कोई हानिकारक नहीं हो गया, तो मोर प्योर लिख दीजिए। प्यूरेस्ट तो नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ, इसमें भी तो कार्बन है ही, ये बात सही है। तो मोर प्योर लिख दो, क्या कोई दिक्कत है? मोस्ट प्यूरेस्ट लिखा जाता है, चलो, मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, कोई दिक्कत हो? चलिए आप ही की बात मान, है ना। आयरन का सबसे शुद्धतम रूप। तो चले आज यहीं तक समाप्त कर देते हैं।